देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला। ठीक है, तो आइए देखते हैं दर्पण सूत्र। सबसे पहले दर्पण सूत्र का अगर बात किया जाए तो दर्पण सूत्र होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। तो आपको पता है कि दर्पण में क्या सब होता है। दर्पण में होता है एफ होता है, और अगर हम इसके सामने वस्तु को रखें तो हम आपको बता दें कि वस्तु को यू से कहते हैं, यानी वस्तु दूरी को यू से डिनोट किया जाता है, और इसका प्रतिबिंब होता है यानी भी होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है। तो दर्पण सूत्र का अगर डेफिनेशन का बात कीजिएगा तो वैसा फार्मूला जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और दर्पण के फोकस दूरी, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र देखिए क्या होता है। दर्पण सूत्र का अगर बात कीजिएगा तो यह होता है 1/u प्लस 1/v और बराबर 1 में 1/f। यह होता है दर्पण सूत्र। हम आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पण के लिए फार्मूला सेम ही होता है। फार्मूला का अगर बात करेगा तो वो सेम ही होगा, प्रूव करने का तरीका अलग अलग होता है। आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो दर्पण सूत्र सबसे पहले क्या होता है, अगर डिफिनेशन का बात करें तो हम लिख देते हैं दर्पण सूत्र होता क्या है। तो वह सूत्र जो वस्तु दूरी जिसको हम यू लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी जिसको हम लोग भी लिखेंगे, और फोकस दूरी जिसको हम लोग एफ लिखेंगे, के बीच संबंध स्थापित करता है दर्पण सूत्र कहलाता है। या उसे दर्पण सूत्र कहते हैं, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो वह सूत्र जो दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और दर्पण की फोकस दूरी के बीच एक रिलेशन स्थापित करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। और दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v और बराबर में 1/f। आप इसको 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए दर्पण दो होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, और दोनों दर्पण में फार्मूला दोनों का तो सेम ही होता है, कि दर्पण तो दर्पण है, दर्पण का फार्मूला तो सेम ही होता है, लेकिन प्रूव्ड जो करेंगे हम अलग अलग करके करेंगे। तो पहले हम लोग अवतल में करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उत्तल में करेंगे। तो देखते हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, प्रूव्ड किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यह हो गया आपका अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या सब होता है, तो यहाँ पे इसका पोल होगा, और यहाँ पे इसका एफ होगा, और यहाँ पे इसका सी होगा, और सी के बाद का हिस्सा हम लोग इन्फिनिटिव में गिनते हैं, तो यहाँ पे इसका इन्फिनिटिव हो गया। यह तो नॉर्मल चीज है, सबको पता है। ठीक है, अब सोचिए कि जब तक कि इस दर्पण को हम प्रूव्ड करें तो इसमें दर्पण सूत्र में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी तो दर्पण के पास होता है, लेकिन अगर इसमें हम वस्तु को नहीं रखें तो इसका वस्तु दूरी हमको पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि m और n जो है एक अवतल दर्पण है। ध्यान से समझिएगा, माना कि m n कौन सा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, ध्रुव का नाम क्या है, तो P हो गया आपका, सबका तो वही होता है। और F फोकस है, C कर्वेचर है यानी वक्रता केंद्र है। ठीक है, और जिसके सामने हम एक वस्तु को रखेंगे, और वह वस्तु जो होगा अनंत और कर्वेचर पे
इसका नाम ए और बी एक वस्तु है जिसके सामने अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ए बी एक वस्तु रखी गई है। एक वस्तु यानी बिंब वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो ए और बी वस्तु रखी। अब बताइए कि अगर अनंत और कर्वेचर के बीच वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा। हम सबको पता है कि अनंत पे रहता है तो फोकस पे, और अनंत कर्वेचर के बीच तो फोकस और कर्वेचर के बीच बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो इसका मतलब है कि यह कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। और यहां से ऐसा हो गया और कर्वेचर से आएगा और कर्वेचर से आने वाला प्रकाश जो है वो उसी दिशा में वापस लौट जाता है। और यहां पे इसका प्रतिबिंब है। चलिए देखिए, हमने लिखा कि माना कि एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, F फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है, जिसके सामने अनंत और कर्वेचर के बीच एक वस्तु रखी गई है और वस्तु का नाम जो है A और B है। और जिसका प्रतिबिंब फोकस और कर्वेचर के बीच कहां पे बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब फोकस और कर्वेचर के बीच वास्तविक और उल्टा बन रहा है। जिसका प्रतिबिंब फोकस और यानी F लिख देते हैं, F और C के बीच वास्तविक और उल्टा बनता है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, हमें लगता है। बस हो गया, अब कुछ नहीं बचा हुआ। इतना अगर आप कर लेते हैं तो अब इस दर्पण को प्रूव करने में कुछ भी नहीं है। बस हो गया, समझ लीजिए प्रूव हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इतना अगर आपको आता है, और इसमें आने का क्या बात है, सब चीज तो यहाँ पे किया हुआ है, जो यहाँ है वही सब यहाँ उतारना है। देखिए, आप इसको अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिटेलिंग अगर आपको पता रहेगा तभी तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। कोई चीज को अगर आप बढ़िया से जानिएगा, हम देखते हैं साइकिल चलाने के लिए जब नहीं सीखल रहता है तो पूरा एकदम कस के धर ले रखता है, हैंडल पूरा धर ले रखेगा, नीचे भी देखेगा कहीं पाइडल टूट ना जाए। लेकिन वही अगर सीख जाता है तो हाथ छोड़िए चला लेता है। इसीलिए पहले आपको डिटेल में सीखना जरूरी है, और जब सीख लीजिएगा उसके बाद आप इसको शॉर्ट कीजिए और थोड़ा सा नमहार दीजिए, खींच दीजिए, वो तो आप पे डिपेंड करेगा। बस हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो है यहाँ A है और यहाँ पे B एक पॉइंट ले लेते हैं, जो कि यहाँ से आपतित किरण जो A और B आया है वह कहीं ना कहीं दर्पण के तो टकराया होगा, और यहाँ पे इसको हम मिला दिए। और यहाँ B से हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं इस पे P पे, यहाँ पे ऐसा डाल देते हैं और एक लाइन और लिख देते हैं। B से लंब डाला और इसका नाम आप कुछ भी ले लीजिए, ABC, जैसे Q ले लेते हैं, B से BQ लंब डाला। बस हो गया, समझ लीजिए। अब देखिए, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस अब इसमें जो सब है उस सब को लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बात कीजिएगा P और F क्या है, PF, इसका नाम क्या होगा, यह हो जाएगा आपका फोकस दूरी। सब कुछ लिख लीजिए, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। अब हम आपको चिन्ह परिपट्टी में बताए थे कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है, तो हम यहां माइनस लगा देते हैं। दूसरा देखिए, P से B, यहां से लेके यहां P और B क्या हो जाएगा, PB, यह हो जाएगा आपका वस्तु दूरी। और आपको पता है कि वस्तु दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, वस्तु दूरी को लिखते हैं U। लेकिन अवतल दर्पण में
जो वस्तु है वो दर्पण के बायां साइड में रखा हुआ। हम आपको बताए थे कि बायां साइड का दूरी ऋणात्मक होता है और दाहिना साइड का जो दूरी होता है वो धनात्मक होता है। तो यहाँ u का भी मान क्या हो जाएगा, u का भी मान हो जाएगा आपका ऋणात्मक। अब देखिए प्रतिबिंब P और B, P और B डैश, B डैश, B डैश, यह क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग लिखते हैं V से, और यह भी दर्पण के बायां साइड में ही स्थित है, तो इसीलिए इसको हम क्या लिखे, माइनस में लिख दिए। जितना दर्पण के बायां साइड में होगा सब ऋणात्मक, और जितना दर्पण के दाहिना साइड में होगा सब किस में गिनाएगा, धनात्मक में। हम आपको चिन्ह परिपाटी बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिए थे। यहां तक हो गया। अब और कुछ आपको अगर लगता है कि इसमें बचा हुआ है तो उससे भी लिख लीजिए। अगर हम चाहें तो P और C को भी लिख सकते हैं। PC वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, R, और यह भी संयोग से क्या होगा, दर्पण के बायां साइड में ही है, इसीलिए इसका भी वैल्यू किसमें होगा, माइनस में होगा। यानी अवतल दर्पण का फोकस, वक्रता त्रिज्या, वस्तु, प्रतिबिंब अगर ध्रुव और फोकस के परे है, इधर साइड में नहीं है, सब किस में होगा, माइनस में ही होगा। बस अब कुछ नहीं करना है। देखिए अब यहां पे आप जो है एक त्रिभुज यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे, और इसी से कनेक्टेड एक त्रिभुज यहां पे दिख रहा है जिसको हम कलर कर दिए हैं। क्या यह त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और यहां पे क्या बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री बन रहा है। इस दोनों को हम कनेक्शन में लाने का प्रयास करेंगे, कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में क्या लग रहा है, इसमें इसमें अगर आप समानता का बात करें तो आप कह सकते हैं कि कोण बी यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री है, और इसमें भी कोण बी डैश वो भी क्या है, 90 डिग्री है। तो क्या हम लिख दें कोण ए बी जो बीच में जिसका वैल्यू रहता है उसको हम बीच में रखते हैं, सी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश बी डैश सी का। क्यों बराबर होगा, दोनों ही क्या है, समकोण है, यानी राइट एंगल है, समकोण है, इसीलिए दोनों बराबर हो गया। अब अगर दूसरा का बात किया जाए तो यहां पे जो एंगल बन रहा है उतना ही यहां पे भी बनेगा, यहां पे जितना एंगल बन रहा है उतना यहां पे बनेगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश और सी बी डैश का। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज का, अगर किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम उसे समरूप का नाम देते हैं। दोनों का रूप एक जैसा हो जाता है, साइज तो नहीं होगा, बस रूप एक जैसा हो जाएगा। और अगर समरूप त्रिभुज है, यानी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप का ऐसा चिन्ह होता है, समरूप हो गया ए डैश त्रिभुज ए डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी। और अगर कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हम उस त्रिभुज के भुजाओं को समान अनुपात में लिख सकते हैं। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए कि इस त्रिभुज का जो लंब है परपेंडिकुलर है, यानी ए बी, और इस त्रिभुज का जो हाइट होगा, लंब होगा ए डैश और बी डैश, इस दोनों को अनुपात में लिख सकते हैं। और बीच में बराबर देके इसका जो बेस है यानी बी सी और इसका जो बेस है यानी बी डैश सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब पुनः का अगर बात किया जाए, फिर से अगर स्टार्ट करें तो हम फिर देख सकते हैं कि इस साइड में जो यहाँ पे आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसे हम ब्लैक देते हैं। यहाँ पे जो त्रिभुज दिख रहा है इसका
और इस साइड में जो यहाँ पे दिख रहा है इसका दोनों का कनेक्शन एक जैसा है, यानी ये दोनों भी इसी हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं। तो हम फिर से लिखते हैं पुनः त्रिभुज BQF, BQF और त्रिभुज FB डैश और A डैश, या फिर A डैश B डैश और F में, इसमें भी देखिए यहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ऊपर में इधर 90 डिग्री तो यहां भी होगा और यहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो उसी प्रकार अगर आप कहें तो हम लिख सकते हैं इसका जो लंब होगा यानी A B Q और बटा में A डैश और B डैश और बराबर में अगर हम लिखें तो यहां हम लिख सकते हैं F Q और बटा में लिखेंगे तो B डैश F, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो यहां पे देखिए A और B जितना था उतना ही यहाँ पे क्योंकि A और B समांतर रेखा है तो यह दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि AB बराबर है BQ का, इसीलिए हम लिख सकते हैं इस BQ को हटा के क्या इसकी जगह पे हम AB लिख दें, दोनों बराबर है, बिल्कुल लिख सकते हैं AB बटा A डैश B डैश और बराबर FQ और B डैश और F, ऐसा। और इसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं इसका LHS दोनों का बराबर है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि RHS की आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहां समीकरण 1 यानी 1 और 2 से, तो 1 और 2 में देखते हैं तो हम लिख सकते हैं BC अपॉन B डैश C और इक्वल में FQ अपॉन B डैश F, ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसा हम लिख सकते हैं तो अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है कि हर एक का कनेक्शन हम किससे जोड़ने का प्रयास करेंगे, P से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो है सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। तो इसमें हम सब को जितना लिखा हुआ है इक्वेशन आपके पास थर्ड के रूप में आया है, इसको आप इसमें सबका इसका कनेक्शन जो है P से जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले अगर BC यहां लिखा हुआ है, इसमें अगर आप BC लिखें तो इसमें तो P कहीं आ नहीं रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है। और अगर यहाँ पे BC में P नहीं आ रहा है तो आप इसको कैसे लिखिएगा कि BC में भी हमको P दिखने लगे। बात को समझिए, यहां पे है आपका B, यहां पे है C और यहां पे है P। ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक आवे, हमको लिखना है BC को, अगर हम लिखें पूरा टोटल B और P और टोटल लिख दिया और टोटल में अगर P और C को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, आप BC बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि हम ऊपर में BP माइनस PC आराम से लिख सकते हैं। अब नीचे का अगर बात किया जाए, इसमें भी P आ गया, इसमें भी P आ गया। B डैश और C का अगर बात किया जाए तो यहां भी वही प्रोसेस लागू होगा। हम पहले पूरा लिखेंगे यानी P और C लिखेंगे और माइनस कर देंगे किसको, B और P और B डैश को, तो हो जाएगा। अब देखिए F और Q, क्योंकि P जो है Q के बहुत ज्यादा निकट है तो F और P और Q में कोई विशेष डिस्टेंस नहीं है, तो हम यह मान सकते हैं कि F और Q और P F दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं Q P के निकट है, निकट है। अगर निकट है तो इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। यानी P और F जो है हम F Q की जगह पे P F को रख सकते हैं, लिख सकते हैं। और नीचे B डैश और F का अगर बात किया जाए तो B डैश और F का, इसको हम लिख सकते हैं P B डैश P माइनस, यानी टोटल में F और P को यानी P F को माइनस कर दिए।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब जब हर एक चीज में P आ गया है, जो मेरा मूल कॉन्सेप्ट था अगर आ गया है, तो हम अब सब में सबका वैल्यू बैठाएंगे। यहां देखिए आप लिखे थे कि P और B या B और P किसके बराबर है, तो आप कहिएगा माइनस U के बराबर है। फिर माइनस P और C किसके बराबर है, तो P और C माइनस जो है R के बराबर है। किसके बराबर है, R। और आपको पता है कि R जो है वो 2F के बराबर होता है। R बराबर 2F होता है। तो क्या हम यहाँ पे माइनस में 2F लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे आइए, P और C किसके बराबर है, P और C R के बराबर है, यानी 2F के बराबर है। यहां पे भी हम लिखे 2F, और वो भी किसमें, माइनस में। और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा जाए तो फिर P और B डैश, P और B डैश किसके बराबर है, माइनस V के बराबर है। तो यहां हमने माइनस V लिखा, और बीच में इक्वल टू था तो उसको लगाए। P और F किसके बराबर है, P F जो है वो F के बराबर था, तो उसे हमने लिख दिया। B डैश और P किसके बराबर है, B डैश और P जो है माइनस V के बराबर है, तो यहां हमने माइनस V लिखा। और फिर से यहां माइनस है, माइनस P F किसके बराबर है, तो P और F जो है वो माइनस F के बराबर है, तो उसे हमने माइनस F लिखा। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, सबका चिन्ह का कलेक्शन कर देते हैं। प्लस 2F ऊपर हो जाएगा, और नीचे का बात करें तो माइनस 2F यहाँ है ही है, और यहाँ पे प्लस V हो जाएगा। और इधर का बात करें तो ऊपर में माइनस F है, और नीचे माइनस V, और माइनस इंटू माइनस प्लस F, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी क्रॉस में गुना करेंगे। इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और U और V। फिर इसको इसके साथ जब करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस UF। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 2VF। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 2F का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसको फिर इसके साथ अगर किया जाए तो यहां हो जाएगा प्लस 2F का स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर हो जाएगा माइनस V और F, ऐसा होगा। इसके बाद आपको पता है कि बराबर में अगर एक जैसा नंबर होता है तो उसे हम काट सकते हैं। इसको और इसको काट दिए। अब जितना बचा उसे लिखते हैं UV माइनस UF माइनस 2VF, और इक्वल में माइनस V और F। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इधर हम इसको एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक ही बार में आ जाए। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड, बोथ साइड, इधर भी और LHS में भी और RHS में कितना करेंगे, U दोनों ओर बोथ साइड UVF से भाग देंगे, यानी डिवाइड करेंगे। भाग देने पर दोनों साइड, तो इधर अगर हम डिवाइड करें तो इधर हो जाएगा UV अपॉन UVF, बीच में माइनस है UF, और नीचे भी UVF। उसके बाद फिर माइनस है 2VF, और नीचे में है UVF, और इक्वल में है माइनस VF, और नीचे में UVF। देखिए अब कौन सा कटता है, UV कट गया, बचा आपके पास 1/F, माइनस F कट गया, F कट गया, U कट गया, U कट गया, क्या बचा 1/V, और माइनस यहाँ पे FV, यहाँ पे U, तो हो गया 2/U, और बराबर में उधर है माइनस F कटा, V कटा, माइनस 1/U। तो जो सब एक जैसा हो उसको एक साइड में हम कर लेंगे। तो 1/F इक्वल टू 1/V, जो मेरे पास शेष में रह गया है, और U को U के साइड में कर देते हैं 1/U, और प्लस 2/U। यहां पे हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 1/U प्लस में,
और 4 नहीं है, यू है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 2 है, और 1/v माइनस 1/f, और हमें जो प्रूव करना था 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये रहा आपका दर्पण सूत्र प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।